Hello everyone, welcome back to our channel Basic Concept, back to basics. Okay guys, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल के बारे में, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था हमने, प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस हमने देखा था कि क्या मैंने आपको एक मेन डिफरेंस बताया था, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। अब हम देखेंगे उस सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे पास क्या क्या ऑर्गन्स है, हमारे फिंगर्स हैं, हैंड है, फेस है, लेग्स है, वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स रहते हैं। उन ऑर्गेनल्स को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है। सेल ऑर्गेनल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सबके स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, सबके फंक्शंस अलग होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे हाथ के अलग फंक्शंस रहते हैं, हमारे पाँव के अलग फंक्शंस रहते हैं, हमारी आँख के अलग फंक्शन है, नाक का अलग फंक्शन है। ठीक है, तो सबके फंक्शन और स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि सेल नॉर्मली वर्क कर सके। अब सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास में तीन टाइप के होते हैं गाइस। सबसे पहले वो जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में, राइबोसोम्स होते हैं। ये सब कैसे रहते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। फिर सेकंड नेक्स्ट आते हैं कि वो ऑर्गेनल्स जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब उनको सराउंड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर कोटिंग होती है, उसमें सिंगल लेयर होती है। इसमें आ जाएगा वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन मतलब जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ये सब क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट, ये सब कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब ये मेम्ब्रेन्स जो रहती हैं गाइस, जो अलग टाइप के हमारे पास मेम्ब्रेन्स रहती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल, और हम बोल सकते हैं कुछ सेमी परमिएबल होती हैं, कुछ इम्परमिएबल होती हैं। इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनमें क्या चीज़ें रहती हैं। मैं आपको भी एक शॉर्ट में समझाती हूँ। सेमी परमिएबल मतलब सबसे पहली एक चीज़ होती है वॉल। वॉल के थ्रू किसी भी चीज़ का जाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें विंडो, ठीक है, विंडो के थ्रू अंदर मॉस्किटोज आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, एयर आ सकती है। ठीक है, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन वॉल के थ्रू एयर भी पास नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की मेम्ब्रेन में अगर हम इसको मेम्ब्रेन के रूप में बात करें, तो इस टाइप की मेम्ब्रेन को जिससे कुछ भी चीज़ पास नहीं हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सिलेक्टेड पार्टिकल्स को हम पास आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो के थ्रू एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वहाँ से आप ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग खिड़की के थ्रू अंदर बाहर नहीं आ सकते हैं। तो हमने इसलिए इसको क्या बोला, वो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने दे रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको मेम्ब्रेन के रूप में देखेंगे, तो इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहती है, सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है। ये सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड की यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं, इसीलिए इसके मॉडल को हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग से देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको भी बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रोवाइड करेगा क्या, शेप। सेल को शेप प्रोवाइड करेगा और इनर कंटेंट्स को बचा के रखेगा आउटसाइड एनवायरनमेंट से।
ठीक है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे प्रोटीन की लिपिड की 2 लेयर्स रहती हैं और यहाँ पे प्रोटीन्स भी हमारे पास होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बोला लिपिड, बायलेयर एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल पे आते हैं हम, नेक्स्ट उस पे आते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? सारे ऑर्गेनल्स को वी कैन से जर्क से बचाएगा, ठीक है, जो भी जर्क वगैरह लगते हैं उससे बचाएगा। इसमें सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं। सारे ऑर्गेनल्स कहाँ मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। और मोस्ट केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती हैं। मेनली कंपोज बना हुआ होता है वाटर का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। दूसरा, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे। और कैसा रहता है? जेली लाइक सब्सटेंस रहता है। नेक्स्ट साइड पे आते हैं हम, न्यूक्लियस। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही एक सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनल है ये सेल का। कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर मीन्स गाइस ब्रेन, कंट्रोल सेंटर बोला है। और यहाँ पे है ये स्टोर हाउस ऑफ डीएनए। नाम तो सुना ही होगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब जिसमें हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए। वो डीएनए कहाँ होता है गाइस? न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ को क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है। सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर रहता है डीएनए, और वो क्रोमोसोम डिवाइड होके दूसरे सेल में जाके रेप्लिकेट होता है। ये भी हम सेल डिवीजन में देखेंगे। कैसा रहता है? ये डार्क रहता है, राउंड शेप का रहता है, सराउंडेड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दिख रही होगी आपको। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है, मतलब यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है ताकि अंदर बाहर सब्सटेंस जा सके। इस पोर को हमने बोला न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पोर्स बोला हमने। क्रोमेटिन मटेरियल मैंने आपको बताया अभी। एक राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और गया पॉइंट मेरा गया। फंक्शन है, इसमें क्रोमोसोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को भी मॉनिटर कौन करता है? न्यूक्लियस मॉनिटर करता है, इसलिए हमने बोला इसको कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स होता है जिसमें फ्लूइड रहता है, और ये सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही होगी न्यूक्लियर पोर में, और कभी कभी इसकी एक ओपनिंग रहती है सराउंडिंग में। तो ये क्या करता है? इन चैनल्स के थ्रू कोई भी सब्सटेंस अंदर आता है, और अंदर आके या तो वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, और या तो वो साइटोप्लाज्म में आ सकता है। अभी मेनली होते हैं दो तरह के, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स है राइबोसोम। अभी हम पढ़ेंगे आगे, अभी आप सिर्फ ध्यान रखो नाम। ये डॉट्स है राइबोसोम, और यहाँ पे आपको कोई भी डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये देखने में कैसा लग रहा है? रफ लग रहा है, इसलिए हमने इसको बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कैसा है? स्मूथ है, इसलिए हमने इसको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व रहेगा? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, इसीलिए वो प्रोटीन तो नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये बात आप लोगों सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाइस, अभी तक आपको अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, फटाफट से कमेंट्स करो गाइस, पूछ सकते हो आप, टेलीग्राम लिंक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइक करो इसको, शेयर करो फटाफट, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस, इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, इसके जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है वो होता है सिस फेस, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। अब गाइस मुझे बहुत ध्यान से सुनना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास सब्सटेंस आया है, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल हमारे पास दुकान से एक गिफ्ट आया है, हमें उस गिफ्ट को एक बर्थडे गर्ल को देना है या बर्थडे बॉय को देना है, तो अगर हम उसको पैकेजिंग करके देंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो हमने क्या किया, उसको क्या किया, पैकेजिंग कर दिया उसका। पैकेजिंग करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको जिसका भी बर्थडे है उसको हमने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ मटेरियल लाने का काम किसने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब पैकेजिंग का काम कौन करेगा, उसका गोल्गी अपैरेटस। पैकेजिंग का और उस फ्रेंड को, उस मटेरियल को देने का काम कौन करेगा, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो उसका मेन रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब जो भी सब्सटेंस है वो आएगा सिस फेस से अंदर और ट्रांस फेस से वो जाएगा बाहर। ठीक है, ये बात आप सब लोगों को ध्यान रखना है गाइस। आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लो गाइस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब गाइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सब लोगों को ध्यान रखना है। इसके डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा होगा डीएनए दिख रहा है, और यहाँ आपको दिख रहा है राइबोसोम। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का अलग से राइबोसोम होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है गाइस। दिस इज द वन एंड ओनली ऑर्गेनल जिसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी आप स्ट्रक्चर तो आप इसका देख ही रहे हो। डबल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, सिस्टर्न क्रिस्टीज हैं इसके अंदर, मैट्रिक्स मतलब इसका फ्लूइड है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस तो होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ मेनली आपको ध्यान रखना है डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़े गाइस। अब आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ होता है प्लांट्स में। ठीक है, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब कुछ कलर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रॉपर कलर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि मीजोफिल सेल्स में होता है, लीव्स की, जो कि क्या स्टोर करता है, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन है, ग्रैन्यूल्स है, उसके बाद ये थैलेकॉइड्स हैं, इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लोरोफिल। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल और कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन एक्सेट्रा, ये वी कैन से प्रोवाइड करता है, ये रहता है इसके अंदर, और जो कि प्लांट्स को एक येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है।
ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज कैसा करेगा? अमाइलोप्लास्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, एलियोप्लास्ट करेगा प्रोटीन का स्टोरेज, और एलियोप्लास्ट करेगा ऑयल या फैट्स का स्टोरेज। ठीक है, ये 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हैं। सबसे पहला है अमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, और एलियोप्लास्ट जो कि ऑयल और फैट्स को स्टोर करता है। तो ये हुआ हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी यहाँ आपको ये सब दिख रहा होगा डायग्राम में, पॉइंटर ये, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है, अमाइलोप्लास्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट, एलियोप्लास्ट मीन्स फैट, एंड प्रोटियोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट जिसमें होगा प्रोटीन। ठीक है, अमाइलो, एलियो एंड प्रोटीनो, या हम बोल सकते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में या ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट हम आएंगे राइबोसोम। राइबोसोम मैंने अभी बताया आपको किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पहले पता चुकी उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्लोज एसोसिएशन में रहता है जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन आ सकता है। मेनली कंपोज्ड ऑफ 2/3 ऑफ आरएनए एंड 1/3 ऑफ प्रोटीन। 2 सब यूनिट्स होती हैं, आपको दिख रही है यहाँ पे, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, देखो 70s और 80s। ठीक है, एस का मीनिंग होता है स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक है, अब 70s और 80s का मतलब ऊपर वाला जो एरिया है वो और नीचे वाला जो एरिया है वो। ठीक है, उसको दोनों को मिला के, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, इसका साइज है 60s और इसका साइज है 40s, तो ये दोनों मिला के 100 नहीं बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे 80s। मेरा पॉइंट बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, आप ओरली इसको समझ सकते हैं। ये मिलके बनाएंगे 80s। जो 20s वाला पार्ट है वो क्या होगा, ओवरलैप होगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने बोला कि इसमें 2 यूनिट्स है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम की ये जो यूनिट्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 सब यूनिट्स होती हैं इसकी। ठीक है, उनको हम जो प्रोकैरियोट्स में रहता है वो 70s राइबोसोम रहता है, यूकैरियोट्स में 80s रहता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वेटबर्ग्स यूनिट वाला, कि S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनल वैक्यूल। वैक्यूल आपको पता है गाइस, एनिमल्स में नहीं होता है, होता भी है तो बहुत टेम्पररी होता है, और ये किसमें होता है, मेनली लार्ज और वी कैन से परमानेंट होता है प्लांट सेल्स में। ठीक है, स्टोरेज बबल है, इरेगुलर है शेप में। ठीक है, वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है फूड का। ठीक है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। गाइस, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में हमने ये चीज़ देखी थी कि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट रहता है। अब लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का। सेल में डाइजेशन का काम किसका होता है, लाइसोसोम का, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट हो गया और अगर वो एंजाइम्स बाहर आ गए, तो अब एंजाइम्स को तो पता नहीं है कि उसका खाना कौन सा है और सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो वो क्या करेंगे, एंजाइम्स वो पूरी सेल को डैमेज कर देंगे। इसीलिए हमने बोला इसको सुसाइडल बैग। ये क्या करता है, सेल को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर ये डैमेज हुआ या सेल को कुछ भी जर्क लगा और लाइसोसोम डैमेज हुआ, तो उसके कारण क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे बाहर। ये सारे जो आपको यहाँ पे एंजाइम्स दिख रहे हैं, ये सारे एंजाइम्स आ जाएंगे इसके बाहर, और बाहर आके ये दूसरे ऑर्गेनल्स को खाना शुरू करेंगे, डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे,
और एक बार इसने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया तो सेल क्या हो जाएंगे, डेड। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोला सुसाइडल बैग। ओके, अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि सेल के ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, उन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाके देखने वाले हैं सबसे मेन चीज़, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन एंड लास्टली द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइस स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।